हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएसएससी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ एमसीक्यू सेशन जो बिल्कुल आपका आईजीपीजे का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम्स का शिफ्ट सेकंड का यहाँ हम पेपर सॉल्यूशंस लेके आए हैं। बिल्कुल कुछ एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल पहले ही शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने है। बोन मैरो एस्पिरेशन साइट के बारे में पूछा गया था कि बिल्कुल बोन मैरो एस्पिरेशन साइट क्या रहेगा। मोस्टली चाइल्ड के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखें। तो चाइल्ड के अंदर बोन मैरो एस्पिरेशन का साइट क्या रहेगा। पहला ऑप्शन था हुमरस, दूसरा था यहाँ पे इलियक क्रेस्ट, तीसरा था टीबिया, फोर्थ वन इज द फीमर। तो बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ चाइल्ड का एज नहीं दिया गया था, और वहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बोन मैरो एस्पिरेशन का साइट अगर चिल्ड्रन में पूछा गया है तो वो क्या रहेगा, इलियक क्रेस्ट रहेगा। यानी कि इलियक क्रेस्ट के अंदर आपका कौन सा होता है, बिल्कुल पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, ध्यान रखना है। अगर आपको इन्फेंट के अंदर पूछ लिया जाए तो मोस्टली अपन बोन मैरो कहाँ से ले सकते हैं, साइन बोन, यानी कि जो आपकी टीबिया बोन होती है वहाँ से भी आप क्या है बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं अगर इन्फेंट दिया गया था, है ना। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में क्या था, चिल्ड्रन था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल इलियक क्रेस्ट, है ना। ओके, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने विप्पल प्रोसीजर पूछा गया था। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने था कि विप्पल प्रोसीजर क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन के अंदर आप सभी को देखने को मिला होगा विप्पल प्रोसीजर। हाँ जी, बिल्कुल इसको बोलते हैं पैंक्रेटोड्यूडेनेक्टमी, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है, पैंक्रेटोड्यूडेनेक्टमी। और ये कहाँ किया जाता है, ध्यान रखें। तो बिल्कुल ये जो किया जाता है पैंक्रियाज के हेड ऑफ द पैंक्रियाज का जब कैंसर आपको देखने को मिलेगा उस कंडीशन में किया जाता है, ध्यान रखें। उसके अलावा यहाँ पे सीबीडी का या फिर सीबीडी के सराउंडिंग कैंसर अगर बन जाए उस कंडीशन में पैंक्रेटोड्यूडेनेक्टमी किया जाता है। अब देखते हैं क्या होता है ये, है ना। बिल्कुल देखिएगा क्या होता है ये, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ यहाँ पे विप्पल प्रोसीजर होता क्या है। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है, यहाँ सब पार्ट जो यहाँ पे सराउंडिंग्स में रहते हैं उन सब का निकाल लिया जाता है। देखो यहाँ मोस्टली जब अपन बात करते हैं किसी पेशेंट को हेड ऑफ द पैंक्रियाज का कैंसर हो गया है, यहाँ अपन कह सकते हैं पैंक्रियाज का ट्यूमर हो गया हेड ऑफ द पैंक्रियाज का, है ना। तो देखो इसके सराउंडिंग में जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे स्प्रेडिंग होने के पूरे चांस होते हैं, और बिल्कुल आपको पता है कैंसर में मेटास्टेसाइज होने के पूरे चांस बनते हैं। तो बिल्कुल यहाँ सराउंडिंग्स में भी कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट में जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं उन सबको क्या है यहाँ पे बिल्कुल निकाल दिया जाता है, और इसको अपन बोलते हैं पैंक्रेटोड्यूडेनेक्टमी, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इन सबको निकालने के बाद में क्या किया जाता है। देखो कंडीशंस क्या की जाती है, ध्यान रखें। एक कंडीशंस होती है उसका नाम होता है हेपेटोजेजुनोस्टोमी। तो बिल्कुल यहाँ पे हेपेटोजेजुनोस्टोमी कर दिया जाता है, ध्यान रखें। जहाँ मोस्टली जो आपका जेजुनम पार्ट होता है उसको यहाँ बिलियरी ट्रैक्ट के साथ में या लीवर के साथ में जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखें। और उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा है रिमेनिंग पैंक्रियाज जो होता है उसको अटैच कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, बिल्कुल। और स्टोमक जो होता है उसको यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच कर दिया जाता है ना। तो ये कंडीशंस रहती है, ये मोस्टली अपन यहाँ पे करते हैं किसके अंदर, विप्पल प्रोसीजर्स के अंदर, ध्यान रखिए। तो मोस्टली कौन सी सर्जरी की जाती है, तो बिल्कुल सर्जरी का नाम आपको पता होना चाहिए, पैंक्रेटोड्यूडेनेक्टमी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के लिए था, उसके अंदर पूछा गया था बिल्कुल मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर कौन सी होती है। देखो यहाँ देखो एमसीक्यू सेशन करवाना अलग बात है, लेकिन एमसीक्यू सेशन का फ़ायदा भी होना चाहिए। बिल्कुल एमसीक्यू सेशन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बनने चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल तब जाके यहाँ सेशन को एक्सप्लेन करने का और देखने का फ़ायदा रहता है। देखो क्वेश्चंस मोस्टली सेलेक्टेड होते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर जो बन रहे होते हैं, है ना। बिल्कुल आप सभी को नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन भी बहुत ही सेलेक्टिव लिए गए होंगे, है ना। तो बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बनते रहते हैं, ध्यान रखें, है ना। तो इसलिए क्या होता है आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रायोरिटी देके उनको सही तरीके से ध्यान में रखना होता है, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा मोस्ट कॉमन कार्पल बोन का जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जो आपकी स्केफॉइड बोन होती है ना, ये जो आपकी स्केफॉइड बोन होती है इसका फ्रैक्चर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो
तो राइट आंसर आपका वहाँ पे क्या बनेगा, स्कैफोइड बोन का फ्रैक्चर। और ये आप देख सकते हैं स्कैफोइड बोन का फ्रैक्चर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने बना था वो क्या देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था ड्रग यूज टू डिले डिलीवरी। बिल्कुल ऐसी कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे जिससे आप डिलीवरी को डिले करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती है, तो उन प्रीटर्म डिलीवरीज को रोकने के लिए, लेबर के प्रोसेस को रोकने के लिए, जैसे बच्चा आपके पास में आता है 32 वीक्स का है, 33 वीक्स का है ना, तो उस कंडीशन में बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते। अगर आप बच्चा डिलीवर भी हो जाएगा तो भी वहाँ उसके लंग्स मैच्योरिटी की वजह से वहाँ प्रॉब्लम आएगी और बच्चा को बर्थ एस्फिक्सिया होने के पूरे चांस होते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना होता है, उस डिलीवरी को डिले करवाना होता है। उस समय आप कौन कौन सी मेडिकेशन, टोकोलाइटिक्स यानी कि जो यूट्रस को रिलैक्स करके रखेंगे वो वाली मेडिकेशन आपको यूज लेनी रहेगी। तो कौन कौन सी मेडिकेशंस आप यूज ले सकते हैं, बिल्कुल आपके ऑप्शंस में रही होगी कौन सी मेडिसिन, जैसे आपका रिटोड्रिन रहा होगा, है ना। तो देख लीजिए बीटा एगोनिस्ट के तौर पे यहाँ पे रिटोड्रिन है, उसके बाद में यहाँ पे आपकी टर्बुटालाइन है, आइसोक्सुप्रीन है ना। ये जो मेडिकेशंस है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं बीटा एगोनिस्ट मेडिकेशन है, ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बीटा एगोनिस्ट याद रखिएगा, बीटा एगोनिस्ट है, यानी कि बीटा एगोनिस्ट का मतलब होता है आपके हार्ट के अंदर रिसेप्टर होता है एक बीटा रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल वो जो बीटा रिसेप्टर, एगोनिस्ट का मतलब है कि उस रिसेप्टर के एक्टिविटी को, यानी उस रिसेप्टर सिंपैथेटिक की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हार्ट रेट को तेज करने का, ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट की बात की जाए, अगर किसी पर्सन को आइसोक्सुप्रीन चल रहा होता है ना, लेडीज को आइसोक्सुप्रीन चल रहा है जो एक टोकोलाइटिक एजेंट है, यूट्रस को रिलैक्स करने वाला एजेंट है, अगर आपने उसको फास्ट दे दिया ड्रिप से तो बिल्कुल पेशेंट का टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये ड्रग क्या है, इनके साइड इफेक्ट में आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारी ड्रग्स बीटा एगोनिस्ट है और बीटा रिसेप्टर जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है उसको ये ट्रिगर कर देती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए इनका साइड इफेक्ट क्या रह सकता है, टैकीकार्डिया होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बीटा एगोनिस्ट ड्रग है, रिटोड्रिन हुआ, टर्बुटालाइन हुआ और आइसोक्सुप्रीन हुआ। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं, जैसे इंडोमिथासिन है, जैसे सुलिंडेक है, कीटोरेलेक है, इनका भी यूज किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो बिल्कुल आपका वेजोडाइलेटर है उसका भी यूज किया जा सकता है। और कॉमनली यूज में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं, निफेडिपिन है जो बिल्कुल वेसोडाइलेटेशन करवाने का काम करती है। मैग्नीशियम सल्फेट है, बिल्कुल सीनस को भी सप्रेस करती है। उसके अलावा जो मसल्स है उसको भी, है ना, स्मूथ मसल है उसको भी रिलैक्स करने का काम करती है। और ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट एटोसिबान है, ये भी क्या है आपका टोकोलाइटिक एजेंट्स होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो ये सारे जो टोकोलाइटिक एजेंट्स है वो अपन काम में ले सकते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर आपका रिटोड्रिन था, बिल्कुल आप उसको सही कर सकते थे, है ना। ओके ओके, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आप सभी के सामने बना था वो क्या, वो है मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बिल्कुल बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल जिसके अंदर आपका मैनिया और दूसरा डिप्रेशन दोनों क्या है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं हाइपोमेनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बीएडी बोलते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और इनका मोस्ट कॉमन ड्रग इसके अंदर जो यूज में ली जाती है दैट इज द लिथियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। इनका प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे भी देखा जाए तो कौन सी ड्रग आएगी, लिथियम कार्बोनेट मोस्टली अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। लिथियम का यूज किया जाता है, ध्यान रखें। तो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर अगर प्रोफाइलैक्टिकली पूछा जाए तब तो लिथियम कार्बोनेट होगा। और मेंटेनेंस के तौर पे देखा जाए तो सोडियम वाल्पोरेट इसके अंदर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा, सोडियम वाल्पोरेट, ध्यान रखिएगा, है ना। और बिल्कुल अब ऑप्शंस के अंदर आपका क्या था, क्योंकि बच्चों के द्वारा नहीं तो हमें ऑप्शन दिए गए, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ इतना सा लिखा, सर हमारे को ये ऑप्शन है कि मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बिल्कुल आप दोनों ड्रग्स में से अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चूज करके वहाँ पे अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रोफाइलैक्टिकली अगर देखा जाए तो कौन सा रहेगा, लिथियम बाइकार्बोनेट रहेगा। लेकिन मेंटेनेंस तौर पे आप सोडियम वाल्पोरेट का यूज है वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम। नेक्स्ट एमसीक्यू था आप सभी के लिए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन। बिल्कुल अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो था वो कब लॉन्च किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सामने बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बिल्कुल 1963 के अंदर अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, ध्यान रखें। अब इसमें क्या किया गया था देखिएगा, अप्लाइड न्यूट्रिशन
प्रोग्राम्स के अंदर क्या किया गया था। देखो तो मोस्टली अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये 1963 ओडिशा के अंदर बिल्कुल एक पायलट स्कीम के तौर पे यहाँ पे इसको क्या है लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में 1963 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लेटर जो है इसको तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में भी लागू किया और मेंटेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको मेंटेन किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें प्रमोट करना प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह इन सबको। और 1973 के इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द कंट्रीज, है ना, 1973 के अंदर ये पूरी कंट्री में एक्सटेंड हो चुका था, ठीक है ना। ओके, तो ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बातें थी जो 1963 में हुआ था, तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना था। आगे भी ध्यान रखना है, कई सारे ऐसे अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे जिनमें भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन था आप सभी के सामने, पल्स चेक इन अनकॉन्शियस पेशेंट। बिल्कुल ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल हर एग्जाम्स के अंदर बन जाता है ना, बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ स्टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान रखें। तो पल्स चेक इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सा पल्स चेक करना है, तो सबको पता है कैरोटीड पल्स चेक की जाती है। कौन सी पल्स? कैरोटीड पल्स। और सबको याद रखना है नॉट मोर देन 10 सेकेंड, याद रखिएगा, कितना? नॉट मोर देन 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं पालपेट करनी होती, ध्यान रखिएगा, विद इन 10 सेकेंड तक ही आपको पालपेट करनी है। कैरोटिड पल्स अगर मिल रही है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर क्या करना होता है, CPR इनिशिएट कर देना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जरूर ध्यान रखना होता है नॉट मोर देन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड तक ही आपको उस पल्स को देखते रहना, ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ आप सभी के सामने है, WHO एस्टैब्लिश्ड ईयर। बिल्कुल, WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था, इसका ईयर पूछा गया था, तो सबको पता है 7 अप्रैल 1948 को है WHO है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या बन चुका है, बिल्कुल C जो है 1948 आपका राइट आंसर बन चुका है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो था INC एक्ट वाज पास्ड इन। बिल्कुल, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये 1947 के अंदर, याद रखिएगा। 1947 में जब आपका जो इंडिया है, आपका जो भारत है, वो जब आज़ाद हुआ था, है ना, तो उसी सन में आपका क्या है INC एक्ट है वो पास आउट हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके ओके, तो ये भी राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ आप सभी के सामने है, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 इम्प्लीमेंटेड डेट। बिल्कुल, मैंने बताया था शिफ्ट के अंदर हमेशा क्या होते हैं, इन्हीं चीज़ों में से छोटे छोटे MCQ वही चीज़ें देते हैं, लेकिन शिफ्ट में वहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करके पूछी जाती है। अब देखो, फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा गया था कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो होता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो कब आया था, तो ये 2017 में आया था। अब इस नेक्स्ट शिफ्ट में इसने पूछ लिया कि इसकी डेट कब थी, कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो बिल्कुल डेट जो है इसका है 7 जुलाई, ध्यान रखिएगा। क्या डेट है इसका? 7 जुलाई है, ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का डेट, ध्यान रखें, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ जो आपसे पूछा गया था वो ये था एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में आप सभी से पूछा गया, व्हाट इज़ एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर। तो बिल्कुल आपको पता है कि एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर कौन आता है, यहाँ साइकेट्रिक कंडीशंस है तो उसमें आएगा आपका डेलीरियम, ध्यान रखिएगा, डेलीरियम और डिमेंशिया दोनों में से मोस्टली है, तो आपको मानना रहेगा डेलीरियम को, ध्यान रखिएगा। डेलीरियम को मोस्टली अपन एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो डेलीरियम यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बाकी डेल्यूजन, डिमेंशिया, हाल्यूसिनेशंस ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ध्यान रखें, है ना। तो डेलीरियम है जिसके अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर है, सडन होने वाला है, जबकि डिमेंशिया जो होता है वो क्रॉनिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट MCQ था एक्सेसिव स्लीप इज आल्सो नोन एज। बिल्कुल, एक्सेसिव स्लीप को क्या बोला जाता है, तो देखो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि ऑप्शंस क्या क्या थे। तो ऑप्शंस जैसे स्टूडेंट्स ने हमें नहीं दिए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको एक तो हाइपरसोमनिया बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, हाइपरसोमनिया। तो बिल्कुल अगर आपका ऑप्शन हाइपरसोमनिया था तब आपका राइट आंसर है हाइपरसोमनिया। उसके अलावा अगर आपका एक ऑप्शन में नार्कोलेप्सी भी था, ध्यान रखिएगा, नार्कोलेप्सी,
नार्कोलेप्सी जिसमें स्लीपिंग अटैक्स भी अपन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें भी एक्सेसिव स्लीपीनेस होता है डे टाइम में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने था। मोस्टली इसको अपन हाइपरसोम्निया बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक्सेसिव स्लीपिंग इज नाउन एज हाइपरसोम्निया। उसके अलावा स्लीप के अंदर चलना क्या कहलाता है, सोमना एम्बुलिज्म कहलाता है। क्या करना, स्लीप के अंदर कुछ पर्सन होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, दैट इज द सोमना एम्बुलिज्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके ये भी कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेग्रीज बॉडीज फाउंड इन, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, जो मोस्टली रेबीज की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होता है उन कंडीशंस में, और रेबीज के मोस्टली इन्फेक्टेड होने की वजह से, किसी डॉग बाइट की वजह से पेशेंट को जब रेबीज का वायरस जब इंसर्ट कर जाता है तो वहाँ उन कंडीशंस की वजह से पर्सन में क्या डेवलप होने लगता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे यहाँ नेग्रीज बॉडीज देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो रेबीज वायरस इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उनके अंदर फॉर्मेशन होने लगता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूड्स बॉडीज़ का, और ये मोस्टली नेग्रीज बॉडीज़ कहलाते हैं, मोस्टली ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने था साइन प्रेजेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा साइन प्रेजेंट होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए बना था। तो पहला था क्विकनिंग, दूसरा गुडल साइन क्विकनिंग, और फोर्थ वन था मॉर्निंग सिकनेस। तो क्विकनिंग 2 बार पुट हो चुका है, तो एक ऑप्शन कोई दूसरा था, आपका राइट आंसर क्या बनेगा, क्विकनिंग ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ और ऑप्शन आप पुट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। राइट आंसर क्या था, क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स होता है जो मदर फील करती है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्टली आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्विकनिंग यहाँ पे राइट आंसर था, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, चलेगा। तो ये क्विकनिंग आपको राइट आंसर में करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बना था वो था कोविड-19 प्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन के बारे में पूछा गया था। बिल्कुल कोविड-19 की प्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, तो क्लोरोक्विन है, क्विनेन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, टेट्रासाइक्लिन्स है, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे। तो मोस्टली जो शुरुआत में जो आप सभी को पता होगा कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिकेशंस है इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हुआ था, और बिल्कुल इसको कहा जाता था कोविड के प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप हाइड्रोक्सी SCQ मेडिकेशन यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिकेशन है इसको ले सकते हैं। ये कोविड प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज ली जा सकती थी, है ना। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि इसके एक्सपोर्ट से यानी कि यहाँ इंडिया से बाहर भेजने पे इस पे रोक लगा दी गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बना था वो क्या वो है टाइम पीरियड ऑफ माइक्रो टीचिंग। बिल्कुल माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है 5 मिनट्स, नेक्स्ट है 20 मिनट्स, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 30। तो इस तरीके का ऑप्शन जब रहेगा तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बिल्कुल देखिएगा टाइम पीरियड माइक्रो टीचिंग का रहता है 5 to 7 मिनट्स। मोस्टली कितना रहता है, 5 to 7 मिनट्स, और डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस में क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे मेरी तरफ से 5 to 7 मिनट्स होता है, तो यहाँ ऑप्शन 5 मिनट्स ही बैठेगा। अब डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस थे, और जिन स्टूडेंट्स को सही में प्रॉपर तरीके से अगर आंसर्स लेने हैं तो बिल्कुल आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या है बिल्कुल भेज सकते हैं। परफेक्ट MCQ बना के बिल्कुल आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल चलेगा। तो टाइम पीरियड माइक्रो टीचिंग का 5 मिनट्स यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है वो है टनल विजन। बिल्कुल टनल विजन कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा एक क्वेश्चन बना था। तो आप सभी को पता होगा एक कंडीशन होती है ग्लूकोमा, जहाँ पे इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। वहाँ पे बिल्कुल एक्वस ह्यूमर की ब्लॉकेज होने की वजह से कंडीशन ऐसी डेवलप होती है ना। तो बिल्कुल टनल विजन होता है, कहाँ देखने को मिलता है, ग्लूकोमा की कंडीशन में रहता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंडीशन, बिल्कुल ग्लूकोमा जो प्रॉब्लम है ना, ग्लूकोमा एक आई का डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे मोस्टली इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, और वहाँ पे टनल विजन पेरिफेरल विजन लॉस जिसको अपन कहते हैं, मोस्टली टनल विजन यहाँ पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके ग्लूकोमा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के लिए वो था ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना इज नॉन एज। तो आप सभी को पता होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन, इतना सिंपल क्वेश्चन था। बिल्कुल कौन सा साइन होगा, चैडविक साइन, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चैडविक साइन होगा, ये है आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। चलेगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम ऑफ विटामिन B5। बिल्कुल विटामिन B5 का नाम क्या है। देखो अपन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना, लेकिन देखो ये देखो विटामिन्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए गए जो बिल्कुल आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MCQs है ना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा छोटी चीज़ों को भी प्रायोरिटी देना होता है, ध्यान रखिएगा, इक्वल पढ़ना होता है ना। अगर आप NCLEX भी पढ़ रहे हैं तो साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी जरूर पढ़ें, PR को भी पूरी प्रायोरिटी दें, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका बिल्कुल ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाता है। तो बिल्कुल छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे आपको उतनी ही प्रायोरिटी देनी, ध्यान रखिएगा, जितनी आप NCLEX जैसी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो। तो नेम ऑफ विटामिन B5 क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड आपका राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पेंटोथेनिक एसिड आपका राइट आंसर बन चुका। ओके, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं MCQs का और बिल्कुल तो बिल्कुल आपका लेवल बहुत ही शानदार हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में डेली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार थी और उनका जब एक्सपीरियंस पूछा गया एग्जाम्स के लिए तो उन्होंने बताया कि सर हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम टेस्ट ही अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपका टेस्ट देते हैं उसी तरीके से हमें तो यही एग्ज़ाम लगा, हमने भी वैसे ही कर दिया और शानदार करके आए हैं। इसीलिए सिलेक्शन का रेशियो RNCC का बिल्कुल बाकी चीज़ों से ज़्यादा है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन सीन विथ। बिल्कुल मिट्रल वॉल स्टेनोसिस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, सभी को पता होगा कि जब पर्सन के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है, उस RHD की वजह से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, है ना, पर्सन को लेटर ऑन जाते जाते एडल्ट एज के अंदर क्या हो जाता है, बिल्कुल मिट्रल वॉल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, RHD की वजह से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, रूमेटिक फीवर की वजह से ये सारी कंडीशंस डेवलप होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था येलोइश डिस्चार्ज ऑफ वुंड इज नॉन एज। बिल्कुल येलोइश डिस्चार्ज जो होता है वुंड का, उसको क्या बोला जाता है। बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन था। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कैसा कैसा होता है और किसके कौन सा इन्फॉर्म करने वाला होता है डॉक्टर को, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल क्या था इसके अंदर, येलोइश डिस्चार्ज ऑफ वुंड इज नॉन एज। तो सबसे पहले तो सांगोनस, है ना, एक होता है सीरो सांगोनस, एक होता है सीरस, एक होता है पुरुलेंट, है ना। तब आपको पता होगा यहाँ पे येलोइश डिस्चार्ज जो होता है वुंड का वो कौन सा होता है ना। तो सांगोनस में क्या होता है, RBC का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। सांगोनस में क्या होता है, RBC का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये जो होता है ये बिल्कुल ब्लड के जैसा होता है, पूरा ब्लड के जैसा, ध्यान रखिएगा। तो सांगोनस है तो उसमें तो पूरा RBC का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा ब्लड के जैसा ये जो सिक्रेशंस रहेगा, यानी अपन कह सकते हैं फ्रेश ब्लड और ओल्ड कलेक्टेड ब्लड दोनों सांगोनस में आएंगे, ध्यान रखिएगा। पुरुलेंट की बात करें तो पुरुलेंट मोस्टली जो पस वाला ब्लड होता है उसको अपन पुरुलेंट बोलते हैं। सीरस ब्लड यानी कि जो सीरम वाला ब्लड होता है उसके अंदर लेस RBC होता है। और सीरो सांगोस के अंदर क्या होता है, सीरो सांगोस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सीरम और RBC दोनों कंटेंट होता है। जैसे आप ड्रेनेज वगैरह देखते हो पेशेंट का, है ना, तो उसके अंदर मोस्टली जो फ्लूइड होता है वो सीरो सांगोनस होता है। अगर एकदम पूरा ब्लीडिंग होने लगेगा तब वो कंडीशन क्या होगी, सांगोनस की होगी। और सीरस ब्लूड है वो भी क्या होता है, बिल्कुल सीक्रेट होता रहता है। इसमें येलोइश डिस्चार्ज होता है तो येलोइश डिस्चार्ज मोस्टली पस डिस्चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा, और वो पुरुलेंट में होगा। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो येलोइश डिस्चार्ज कहाँ होता है, बिल्कुल पुरुलेंट के अंदर, तब आपका राइट आंसर B बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था वो क्या नेक्स्ट था एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज। बिल्कुल इन चार ऑप्शंस में से एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज कौन सा है। पहला है सिकल सेल एनीमिया, टे सच डिजीज, हीमोफीलिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल यहाँ जो ऑप्शंस जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका ऑप्शन बैठ रहा है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज के अंदर हीमोफीलिया राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, बिल्कुल हीमोफीलिया जो आपका यहाँ पे दे दिया जा रहा है ऑप्शंस के अंदर, ये एक्स लिंक डिजीज होता है। बाकी के डिजीज़ की बात करें जिसके अंदर आपका
मोस्टली जो देखा जा रहा है सिकल सेल एनीमिया, टे सच डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान रखें। क्या है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। ओके, तो राइट आंसर क्या है? हीमोफीलिया है, वो क्या है? एक्स लिंक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के सामने, डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके अंदर डिफरेंस को अपन वो क्या बोलते हैं? मोस्टली यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है ना, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो मोस्टली सबको पता होगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, पल्स प्रेशर। आपको पता है नॉर्मल बीपी जो 120/80 होता है ना, इसका जब डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा? 40 mmHg आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 40 क्या हो गया? पल्स प्रेशर हो गया। उसके बाद में दूसरा है मैप, मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो बिल्कुल मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, बिल्कुल आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर प्रॉपर मात्रा में टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। वो मैप होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। 2 डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3 इसका फॉर्मूला है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका सीपीपी, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। नॉर्मल सीपीपी जो होता है वो 70 to 90 mmHg होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है नॉर्मल सीपीपी? 70 to 90 mmHg, ध्यान रखें। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, और ये जो सीपीपी होता है ये मोस्टली ब्रेन के अंदर इफेक्टिव परफ्यूजन को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो सीपीपी जो मोस्टली होता है ये कैसे अपन निकालते हैं? तो मैप में से अगर आप आईसीपी को माइनस कर देंगे, है ना, मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आईसीपी जो होता है उसको माइनस कर देंगे तो आपका सीपीपी आ जाता है। और बिल्कुल सीपीपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये तो नहीं है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जो अपर मोस्ट आपकी बीपी होती है ना, बिल्कुल सिस्टोलिक जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम की बीपी होती है उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सिस्टोलिक यहाँ पे नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अपन क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने था, है ना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने था ईडीडी। बिल्कुल ईडीडी के बारे में पूछा गया था कि क्या कैसे कौन से कितने डे काउंट करते हैं। तो सबको पता है नीगल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ईडीडी को जब अपन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं? बिल्कुल 9 मंथ प्लस 7 डेज अकॉर्डिंग टू नेगल्स फार्मूला, है ना। नेगल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 9 मंथ प्लस 7 डेज को यहाँ पे काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये भी फाइंडिंग्स आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलेगा, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ एमसीक्यू जो बिल्कुल स्टूडेंट्स के द्वारा हमें भेजे गए थे। उसके अलावा भी यहाँ पे जो शिफ्ट सेकंड हुआ था उसके अंदर कई सारे एमसीक्यूज हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को पता है। तो बिल्कुल ऑप्शंस बना के बढ़िया तरीके से और सही तरीके से ऑप्शंस बना के आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर रखा है, फिर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 958888, उसके बाद में 56774, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये आप हमारा क्या रहेगा? व्हाट्सएप नंबर रहेगा। बिल्कुल इस पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, आज आपके सर यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन होते हुए भी बिल्कुल आपके लिए यहाँ बिल्कुल वीडियो बनाना सर के लिए ज़रूरी हो गया है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। बिल्कुल ये सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप यहाँ अपनी मंजिल को पाएँ और बिल्कुल अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करें। चलेगा, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल यहाँ पे कहा था सर सेकंड शिफ्ट का भी हमारे को सॉल्व करवाएं पेपर, तो बिल्कुल आपके लिए हाजिर है। उसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज आपको याद है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।